नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स नॉन फंक्शनल होते हैं। जो मेल गैमेट होता है वो नॉन फंक्शनल है, फीमेल गैमेट जो होता है वो नॉर्मली फंक्शनल होते हैं। ठीक है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या हो रहा था, वहां पर पॉलन ग्रेन्स नॉन फंक्शनल थे। मतलब ये देखो यहाँ पर ये फ्लावर है हमारा, इसमें ये फिलामेंट है, फिलामेंट के ऊपर ये एंथर है, एंथर के ऊपर पॉलन ग्रेन्स होता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, समझ में आएगा। ये फिलामेंट हो गया, ये हो गया हमारा एंथर, और इसके चारों तरफ पॉलन ग्रेन्स है। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये नॉन फंक्शनल होता है। इसमें जो फीमेल पार्ट है ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ओव्यूल, तो जो फीमेल गैमेट है ये फंक्शनल होता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में उल्टा हो रहा था, वहां पर पॉलन ग्रेन ही नॉन फंक्शनल होता था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर जो मेल स्टेरिलिटी होता है, इसके 4 टाइप्स होते हैं। पहला जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, जीएमएस, या इसी को कहते हैं न्यूक्लियर मेल स्टेरिलिटी। फिर सीएमएस साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, फिर सीजीएमएस साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, फिर फोर्थ वन है केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। जीएमएस जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होता है, उसके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव जीएमएस, फोटो पीरियड सेंसिटिव जीएमएस और ट्रांसजेनिक जीएमएस। सबको एक एक करके हम डिटेल से देखते हैं। पहला है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है, एक जीन होता है स्मॉल एम स्मॉल एस, रिसेसिव जीन होता है, ये गवर्न करता है मेल स्टेरिलिटी को। ठीक है, मोस्टली ये रिसेसिव होता है, समटाइम्स डोमिनेंट भी होता है। डोमिनेंट आपको नहीं कंसीडर करना है, इसको रिसेसिव ही मान के चलना है। ठीक है, रिसेसिव जीन है स्मॉल एम स्मॉल एस, ये हमारा मेल स्टेरिलिटी को गवर्न करता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में। ठीक है, when a male sterile plant small ms is crossed with the male fertile ms कैपिटल एम ये डोमिनेंट जीन हो जाएगा। ठीक है, मेल फर्टाइल फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। द प्रोडक्ट F1 ms इज मेल फर्टाइल, कैपिटल एम ये डोमिनेंट है ना, तो फिर फर्टाइल हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस डायग्राम में देखो, एक मेल स्टेराइल है स्मॉल एम, इसको कैपिटल एम फर्टाइल से जब क्रॉस करेंगे तो F1 में हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एम स्मॉल एम, सारे के सारे कैपिटल एम स्मॉल एम मिलेंगे। ठीक है, आपको मैंने सिखा दिया है क्रॉस डायग्राम से टेबल से कैसे बनाना है। ठीक है, एक बार यहाँ देख लो। ठीक है, एम एम, यहाँ पे कैपिटल एम। अब पहले इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो कैपिटल एम स्मॉल एम, फिर यहाँ से कैपिटल एम स्मॉल एम, फिर यहाँ से कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो जेनोटाइप से। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया। उसके बाद इन F2 3 फर्टाइल इज टू 1 स्टेराइल मिलेगा। F2 में यहाँ पे देखो, जब F1 को आपस में क्रॉस करेंगे, उसका मैं यहाँ पे बना देता हूँ कैपिटल एम स्मॉल एम, और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल एम स्मॉल एम। एस मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना जब बनाओगे तो। ठीक है, क्या हो जाएगा कैपिटल एम इन दोनों का, फिर इनका और इनका कैपिटल एम स्मॉल एम, फिर इनका और इनका कैपिटल एम स्मॉल एम, फिर इनका और इनका स्मॉल एम स्मॉल एम। तो क्या मिल जाएगा, एक कैपिटल एम देखो यहाँ पे एक कैपिटल एम हो गया, दो कैपिटल एम स्मॉल एम, टू एम एस। ठीक है, और एक स्मॉल एम। ठीक है, एक स्मॉल एम। ठीक है, अब जहां भी कैपिटल है तो 3 स्टेराइल हो गए, मेल 3 फर्टाइल हो गए, कैपिटल एम फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3 फर्टाइल हो जाएंगे, 3:1। ठीक है, और एक स्टेराइल हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 MSMS, 2 MSMS मेल फर्टाइल, 1 MSMS ये मेल स्टेराइल। समझ में आ गया आपको, यही यहां पर बोल रहा है इन F2 3 फर्टाइल इज टू 1 स्टेराइल इज ऑब्टेन्ड। ए मेल स्टेरिलिटी लाइन इज मेंटेन्ड बाय क्रॉसिंग विद हेट्रोजाइगस मेल फर्टिलिटी कैपिटल एम स्मॉल एम। अब एक मेल स्टेराइल लाइन को मेंटेन किया जाता है कैसे, जो ये मेल स्टेराइल होता था स्मॉल एम। ठीक है, यहां देखो मेल स्टेराइल है, इसको हम इस यहां जो F1 में हमें मिला था कैपिटल एम स्मॉल एम मेल फर्टाइल, इससे हम बैक क्रॉस करते हैं। बैक क्रॉस क्यों बोल रहे हैं, देखो यहां पर हमें F1 में मिला है और उसको पेरेंट से क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, जो हमें F1 प्रोजेनी मिला है उसको हम पेरेंट से कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम बैक क्रॉस कह रहे हैं।
F1 इज बैक क्रॉस्ड विद द मेल स्टेराइल लाइन ए। ये मेल स्टेराइल था, यहाँ पे दोनों स्मॉल एम थे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एम स्मॉल एम, ये मेल फर्टाइल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एम है, और दूसरा मिलेगा स्मॉल एम, ये मेल स्टेराइल हो जाएगा क्योंकि एक भी कैपिटल एम नहीं है। इसमें हम इस सीड को हार्वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, और इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो हमें मेल स्टेराइल हमें मिल जाता है, हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तो, और इसको हम छोड़ देते हैं। फिर सिब मेटिंग कराते हैं। सिब मेटिंग मतलब ब्रदर सिस्टर मेटिंग, ठीक है, मतलब ये दोनों जो हमें मिले, इनमें आपस में हम मेटिंग करा देते हैं। फिर से हमें वही मिलेगा, कैपिटल एम स्मॉल एम, मेल फर्टाइल, इस सीड को हम हार्वेस्ट नहीं करते हैं। दूसरा जो स्मॉल एम होता है, इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम एक मेल स्टेराइल लाइन मेंटेन करते हैं, ठीक है। A male sterile line is maintained by crossing with heterozygous male fertile capital M small m, ठीक है, ये हेट्रोजाइगस है, इसके साथ हम क्रॉस करके मेंटेन करते हैं स्टेराइल लाइन को, मेल स्टेराइल लाइन को। उसके बाद क्या है, दिस मेटिंग प्रोड्यूसेस 1:1 मेल स्टेराइल एंड मेल फर्टाइल प्लांट्स। अब यहाँ पे क्या मिल रहा था, 1:1 में मिल रहा था, देखो यहाँ पे एक बार और समझो, स्मॉल एम और कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ एम लिख देते हैं, यहाँ एम लिख देते हैं, यहाँ कैपिटल एम और स्मॉल एम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल एम स्मॉल एम, यहाँ पर स्मॉल एम, यहाँ पे कैपिटल एम स्मॉल एम, यहाँ पे स्मॉल एम, दो कैपिटल वाले मिले, मतलब ये फर्टाइल हो जाएंगे और ये दो स्टेराइल हो जाएंगे, तो 1:1 हो जाएगा ना, 2:2 इज इक्वल टू 1:1, ठीक है। तो दिस मेटिंग प्रोड्यूसेस 1:1 मेल स्टेराइल एंड मेल फर्टाइल प्लांट्स। During the maintenance of male sterile lines, sib mating is achieved through natural pollination। ये जो किया जाता है sib mating, ये नेचुरल पॉलिनेशन के थ्रू किया जाता है, ठीक है। अब ये जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी तीन तरह के होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी और ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तीनों को डिटेल से देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट है टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, टीजीएमएस। इसमें क्या होता है कि किसी टेम्परेचर पर, मतलब एक डिफाइंड टेम्परेचर होता है, एक टेम्परेचर रेंज होता है, उस पर कंप्लीट मेल स्टेरिलिटी प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कंप्लीट मेल स्टेरिलिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द एमएस जीन एट हायर टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल 23.3 डिग्री सेल्सियस और हायर फॉर राइस टीजीएमएस लाइन। तो राइस में पाई आई 645 वेराइटी है, उसमें 23.3 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा टेम्परेचर पर कंप्लीट मेल स्टेरिलिटी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और ये टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का यूज चाइना में हाइब्रिड राइस को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा है फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, इसका भी यूज चाइना में हाइब्रिड राइस प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो फोटो पीरियड होता है, फोटो पीरियड मतलब डे लेंथ, मतलब कितने टाइम के लिए किसी क्रॉप को सनलाइट का एक्सपोजर मिल रहा है, उसको हम फोटो पीरियड कहते हैं। तो जो एमएस जीन होता है, स्मॉल एम स्मॉल एस, इसका जो एक्सप्रेशन है, ये अफेक्ट होता है फोटो पीरियड पर, मतलब डे लेंथ ज्यादा है या डे लेंथ कम है। जैसे गर्मी के दिन में क्या होता है, दिन बड़ा होता है, सर्दी में दिन छोटा होता है। तो इस चीज से इस एमएस जीन का जो एक्सप्रेशन है वो अफेक्ट होता है। मतलब मान लो एमएस जीन है, ठीक है, हमारे पास 100 सीड है, लेकिन 100 के 100 मेल स्टेराइल नहीं होंगे, ये डिपेंड करेगा फोटो पीरियड पर, डे लेंथ पर, ठीक है। कभी कभी 100 में से 99 मेल स्टेराइल हो गए, कभी कभी 100 में से 80 मेल स्टेराइल होंगे, कभी कभी एक भी नहीं होंगे मेल स्टेराइल, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा किस पे, फोटो पीरियड पे, टेम्परेचर पे, ठीक है। देखो, इन सम केसेस एमएस जीन एक्सप्रेशन इज ड्रास्टिकली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग फोटो पीरियड। फोटो पीरियड पे डिपेंड करता है एमएस जीन का एक्सप्रेशन, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज विद इन द क्रिटिकल रेंज। टेम्परेचर क्रिटिकल रेंज में होना चाहिए, मतलब 23 टू 29 डिग्री सेल्सियस राइस के लिए है फॉर पीजीएमएस, फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। कैसे अफेक्ट करता है, देखो, विद इन द क्रिटिकल टेम्परेचर रेंज कंप्लीटली स्टेराइल, कंप्लीट स्टेरिलिटी इज फाउंड इन राइस प्लांट्स ग्रोन अंडर लॉन्ग डे कंडीशंस। अगर लॉन्ग डे कंडीशंस है, मतलब अगर डे लेंथ 13 आवर्स 45 मिनट्स, इससे अगर ज्यादा है तो कंप्लीट स्टेरिलिटी हमें मिलेगा। जो हम ये
100 के 100 स्टेराइल वाला, मेल स्टेराइल वाला केस कर रहे थे, ये हमें किसमें मिलेगा? लॉन्ग डे कंडीशंस में मिलेगा। अगर 13 आवर्स 45 मिनट्स से ज्यादा है फोटो पीरियड, डे लेंथ, ठीक है। शॉर्ट डे कंडीशंस में ऑलमोस्ट नॉर्मल फर्टिलिटी इज फाउंड, मतलब मेल स्टेरिलिटी हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो किस तरह से फोटो पीरियड अफेक्ट कर रहा है एमएस जीन के एक्सप्रेशन को, वो हमने देखा। थर्ड है हमारा ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। इसमें क्या करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, उसका यूज करके जो मेल स्टेरिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स होता है उसको हम किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और इस तरह से उस ऑर्गेनिज्म में हमें मेल स्टेरिलिटी मिल जाता है। इस तरह के जो मेल स्टेरिलिटी कॉज करने वाले ट्रांस जीन्स होते हैं वो मेज में, कॉलीफ्लावर में, टमाटो में, व्हीट में, चिकोरी में, इन सब में हमें मिलते हैं। तो वहां से निकाल करके और जहां हमें, जिस ऑर्गेनिज्म में हमें मेल स्टेरिलिटी चाहिए वहां पर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं? जो जिस भी ट्रेट का, कैरेक्टर का हमें जीन चाहिए उसको हम वहां से सेपरेट कर लेते हैं, फिर उसको कहीं और इंट्रोड्यूस कर देते हैं। उसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसजेनिक जीएमएस हो गया। उसके बाद जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इज बीइंग यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइज्ड डेवलपमेंट इन चाइना। चाइना में जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का बहुत यूज होता है। यूएसए में कैस्टर के प्रोडक्शन में जीएमएस का यूज किया जाता है। और इंडिया में एक कंपनी है माइको, महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है, वो अरहर दाल के प्रोडक्शन में जीएमएस का यूज कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, सीएमएस। मेल स्टेरिलिटी के चार टाइप्स हम देख रहे हैं। पहला था जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी और दूसरा है हमारा साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। इसमें क्या होता है? जो मेल स्टेरिलिटी होता है गवर्न्ड बाय साइटोप्लाज्म। मेल स्टेरिलिटी साइटोप्लाज्म के वजह से होता है। देखो, ये हमारा सेल है, उसमें हमारा न्यूक्लियस होता है और उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं। जीन्स के वजह से जो मेल स्टेरिलिटी होता था वो हमने देखा था जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में। और जो दूसरा वाला साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है, इसमें साइटोप्लाज्म की वजह से मेल स्टेरिलिटी होता है। साइटोप्लाज्म कहां है? यहां पे साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म की वजह से मेल स्टेरिलिटी होता है। इसमें देखो, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बनाने का ट्राई कर रहा हूं मैं। मान लो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रियल जो जीनोम होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीन्स होते हैं, एम्प्टी डीएनए से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो उन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में म्यूटेशन हो जाता है, बदलाव हो जाता है, और उसके वजह से मेल स्टेरिलिटी होता है। इसको हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं सीएमएस टी ऑफ मेज, मेज में सीएमएस टी जीन होता है। फिर ब्रासिका में ओग्रा सीएमएस, इसके वजह से मेल स्टेरिलिटी होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के। उसके बाद आगे बढ़ो। सिंस द साइटोप्लाज्म ऑफ ए जाइगोट कम्स प्राइमरीली फ्रॉम एग सेल्स, द प्रोजेनी ऑफ सच मेल स्टेराइल प्लांट्स वुड ऑलवेज बी मेल स्टेराइल। तो जाइगोट में जो साइटोप्लाज्म है वो मोस्टली फीमेल पेरेंट से आता है, एग सेल से आता है। तो इसलिए जो प्रोजेनी होगा वो ऑलवेज मेल स्टेराइल होगा। ये बात हम आगे फिगर से और अच्छे क्लियर तरीके से समझेंगे। फिलहाल अभी यहां पे देखो, ये हमारा मान लो फीमेल है, ठीक है, ये हमारा मेल है, मतलब ये सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका साइटोप्लाज्म। इसका जो प्रोजेनी होगा, इसका जो ज्यादातर ये जो साइटोप्लाज्म है ये यहां से आएगा, ठीक है। और अगर ये स्टेराइल है तो ये भी स्टेराइल हो जाएगा। वही चीज यहां पे कह रहा है, सिंस द साइटोप्लाज्म ऑफ ए जाइगोट comes primarily from egg cells, the progeny of such male sterile plants would always be male sterile, ठीक है। Cytoplasmic male sterility may be transferred easily to a given strain by using that strain as a pollinator recurrent parent in the successive generations of a back cross program। इसको हम लोग फिगर से समझते हैं, ठीक है। देखो यहां पर इस फिगर में ये हमारा मेल स्टेराइल हो गया। इसमें जो साइटोप्लाज्म है ये एस से रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब साइटोप्लाज्म स्टेराइल है। और जो न्यूक्लियस है आर, आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये न्यूक्लियर जीन नॉन रीस्टोरर है। मतलब नॉन रीस्टोरर का क्या मतलब है कि साइटोप्लाज्म की वजह से स्टेरिलिटी हो रही है, अब ये फर्टिलिटी को रीस्टोर नहीं करेगा।
ये न्यूक्लियस जो है ये फर्टिलिटी को रिस्टोर नहीं करेगा, इसलिए न्यूक्लियर जीन नॉन रिस्टोरर इसको लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है ये मेल फर्टाइल है, आर आर न्यूक्लियर जीन नॉन रिस्टोरर है इसमें भी, और जो साइटोप्लाज्म है ये फर्टाइल है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराते हैं, ये फीमेल हो गया, स्टेराइल फीमेल, मतलब मेल मेल स्टेराइल इसका कैरेक्टर है, लेकिन इसको हम यूज करें कैसे, एज अ फीमेल। ठीक है, और ये हमारा मेल हो गया, ये फर्टाइल है, मेल फर्टाइल है। ठीक है, अब इनका जब क्रॉस करेंगे तो फीमेल से हमारा साइटोप्लाज्म आएगा, तो जो यहां पर एस है वो इस साइटोप्लाज्म में हम लिख सकते हैं एस। ठीक है, और आर आर नॉन रिस्टोरर है, तो ये क्या हो जाएगा, मेल मेल स्टेराइल हो जाएगा। ठीक है, मेल स्टेरिलिटी इज कॉज्ड बाय द साइटोप्लाज्म की वजह से हो रहा है। अब देखो यहां पर ये तो हमें समझ में आ गया कि जो फीमेल पेरेंट है उसके वजह से हमें साइटोप्लाज्म में मेल स्टेरिलिटी मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो स्ट्रेन ए है और स्ट्रेन बी है। स्ट्रेन ए में मेल स्टेराइल, हमने ये वाला जो था मेल स्टेराइल यही हमें प्रोजेनी में मिला था। ठीक है, इसको हमने स्ट्रेन ए के रूप में यूज किया। ठीक है, एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि साइटोप्लाज्म इसका मेल स्टेराइल है, आर आर नॉन स्टोरर न्यूक्लियर जीन्स, स्ट्रेन बी आर आर नॉन स्टोरर जीन्स, और एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फर्टिलिटी का। ये है हमारा मेल और ये है हमारा फीमेल। ठीक है, टू ट्रांसफर द मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म फ्रॉम स्ट्रेन ए टू स्ट्रेन बी, हमें एस को ट्रांसफर करना है स्ट्रेन बी में। मेल फर्टाइल स्ट्रेन बी इज क्रॉस्ड टू अ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल स्ट्रेन ए, मतलब स्ट्रेन ए जो है मेल स्टेराइल है, इसको हम स्ट्रेन बी से क्रॉस कर रहे हैं ताकि ये जो एस है ये एफ को रिप्लेस कर दे, मतलब एस जो है उस स्ट्रेन बी में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, अब जो हमारा प्रोजेनी होगा, प्रोजेनी को इसको हम जो इसमें साइटोप्लाज्म होगा ये एस फीमेल से आएगा। ठीक है, और आर आर इसमें भी है, आर आर इसमें भी है, तो न्यूक्लियर जीन जो है वो तो आर आर ही रहेगा, ये F1 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो F1 है इसको बैक क्रॉस करते हैं स्ट्रेन बी को एज अ मेल रखते हैं और इसको बैक क्रॉस करते हैं। द प्रोजेनी F1 वुड बी मेल स्टेराइल, ये तो मेल स्टेराइल होगा, समझ में आ रहा है ना क्यों, क्योंकि फीमेल पेरेंट जो थी वो मेल स्टेराइल थी और इसका साइटोप्लाज्म इसमें आ रहा है तो ये मेल स्टेराइल होगा। एंड इट्स 50% ऑफ द न्यूक्लियर जीन्स वुड बी फ्रॉम स्ट्रेन बी, जो आर आर है 50% ए से आएगा, 50% बी से आएगा। ठीक है, तो 50% ऑफ न्यूक्लियर जीन्स वुड बी फ्रॉम स्ट्रेन बी। उसके बाद देखो अब F1 को बैक क्रॉस किया गया इस स्ट्रेन बी के मेल से, तो जो बैक क्रॉस 1 होगा, ठीक है, इसमें फीमेल पेरेंट से साइटोप्लाज्म आएगा, पहले तो एस आ गया यहां पर। ठीक है, और जो न्यूक्लियर जीन्स होगा ये आर आर, यहां पे क्या था 50% ए था और 50% बी था। अब इसमें देखो 50% ऑलरेडी बी था, अब फिर इसमें से 50% लेगा, तो ये 50% और इसका 50%, मतलब 25%, टोटल 75%। इसमें क्या हो जाएगा, जो आर आर है मेल स्टेराइल होगा ही, क्योंकि एस जो है साइटोप्लाज्म यहां से आएगा, ये फीमेल है ना, तो यहां से आ जाएगा इसमें, तो ये मेल स्टेराइल होगा। उसके बाद द प्रोजेनी BC1 गॉट 75% ऑफ द न्यूक्लियर जीन्स फ्रॉम स्ट्रेन बी, 75% न्यूक्लियर जीन स्ट्रेन बी से आ जाएगा। फिर इसी तरह से करते करते इसको हम 6-7 जनरेशन तक जब करते हैं, तो जो हमें छठे सातवें जनरेशन के बाद जो बैक क्रॉस करने के बाद जो हमें मिलता है उसमें देखो क्या मिलता है, BC6 फॉर BC7 इज द मेल स्टेराइल वर्जन ऑफ स्ट्रेन बी बिकॉज इट गॉट 99% न्यूक्लियर जीन्स। तो यहां 50 से 75 हुआ था, इस तरह से करते करते हमें 99% न्यूक्लियर जीन्स हमें स्ट्रेन बी से मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रेन बी इज सर्व एज मेंटेनर लाइंस ऑफ दिस न्यू न्यू मेल स्टेराइल स्ट्रेन। ठीक है, इसको मेंटेनर लाइन के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, इसको एक दो बार और आप बना करके देखना, समझना, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए वीडियो को पीछे करना थोड़ा सा और फिर उसको देखना। ठीक है, थर्ड है हमारा साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, मतलब जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी था, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी था, इसमें साइटोप्लाज्मिक भी है जेनेटिक भी है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में जेनेटिक ऐड हो गया है। ठीक है, इसको देखते हैं, डिटेल से देखते हैं इसको। CGMS, इसमें क्या होता है, द केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी
where the nuclear gene for restoring fertility in the male sterile line is known। मतलब जो न्यूक्लियर जेनोटाइप है ये हमें पता होता है जब, तो हम उस केस को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। द केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी वेयर द न्यूक्लियर जीन फॉर रीस्टोरिंग फर्टिलिटी इन द मेल स्टेराइल लाइन इज नोन। मतलब फर्टिलिटी को रीस्टोर करने के लिए न्यूक्लियर जीन जब हमें पता होता है उस केस को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। आगे देखते हैं, धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा आपको। द फर्टिलिटी रीस्टोरर जीन कैपिटल आर इज डोमिनेंट विच रीस्टोर्स मेल फर्टिलिटी इन द मेल स्टेराइल लाइन। देखो यहां पर इस फिगर को, इसमें स्मॉल आर ये न्यूक्लियर जेनोटाइप के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो एक है स्मॉल आर जो कि रिसेसिव है और मेल स्टेरिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और कैपिटल आर ये डोमिनेंट है और ये फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो एक ऐसा सीड है जिसका जेनोटाइप स्मॉल आर है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म मेल स्टेराइल है, तो इसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्लांट क्या हो जाएगा, मेल स्टेराइल हो जाएगा, क्योंकि रिस्टोरर जीन नहीं है इसमें, फर्टिलिटी को रिस्टोर करने वाला कैपिटल आर वो जीन नहीं है, और साइटोप्लाज्म स्टेराइल है, तो ये प्लांट स्टेराइल हो जाएगा, मेल स्टेराइल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा केस, इसमें जो न्यूक्लियर जेनोटाइप है वो स्मॉल आर है, नॉन रिस्टोरर, और जो साइटोप्लाज्म है वो फर्टाइल है एफ, तो ये क्या हो जाएगा, मेल फर्टाइल हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नॉन रिस्टोरर है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है ये फर्टाइल है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा केस जो सीजीएमएस में होगा, न्यूक्लियर जेनोटाइप कैपिटल आर है, ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म है वो स्टेराइल है, कैपिटल एस, तो ये क्या हो जाएगा, मेल फर्टाइल हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जीन जो है हमेशा वो गवर्न करेगा, न्यूक्लियर जीन, तो न्यूक्लियर जीन में फर्टिलिटी है तो फिर ये फर्टाइल हो जाएगा। उसके बाद चौथा केस कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये जो न्यूक्लियर जीन है वो फर्टिलिटी को प्रोमोट करेगा, और जो साइटोप्लाज्म है वो स्टेरिलिटी को ऑल्दो प्रोमोट कर रहा है, लेकिन डोमिनेट कौन करता है, हमेशा न्यूक्लियर जीन करेगा, तो ये फर्टाइल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर है, तो ये मेल फर्टाइल हो जाएगा। वही चीज यहां पर कह रहा है, द फर्टिलिटी रिस्टोरर जीन आर इज डोमिनेंट विच रिस्टोर्स मेल फर्टिलिटी इन द मेल स्टेराइल लाइन, ये रिस्टोर करता है, ठीक है। ये आगे फिगर से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इफ द न्यूक्लियर जेनोटाइप इज स्मॉल आर एंड द साइटोप्लाज्म इज मेल स्टेराइल देन प्लांट वुड बी मेल स्टेराइल, इस केस के बारे में बोल रहा है, ठीक है। सीजीएमएस इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्मेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है, नाम इसका याद रखेंगे। सीजीएमएस कौन कौन से क्रॉप में होता है, मेज में, कॉटन में, ज्वार बाजरा सनफ्लावर राइस व्हीट, इन सब में इसका यूज होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ जेनोटाइप और जेनोटाइपिक वैल्यू ऑफ अ प्लांट बाय स्टडीइंग इट्स प्रोजेनी इज नोन एज प्रोजेनी टेस्ट। तो मतलब इसको क्रॉस करा करके, प्रोजेनी को स्टडी करके जब हम इसका जेनोटाइपिक वैल्यू, मतलब ये आर है, मतलब कैपिटल आर है या स्मॉल आर है, ये अगर हम डिटरमिन करते हैं तो उसको हम प्रोजेनी टेस्ट कहते हैं। अब ये फिगर है स्ट्रेन ए स्ट्रेन बी, इसको आप खुद स्टडी करिएगा। सीएमएस वाले केस में मैंने आपको जैसे बताया था उसी तरह से इसमें लास्ट में मेल फर्टिलिटी रिस्टोर होता है, ठीक है। इसको आप खुद से करके देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट है हमारा केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी, मतलब केमिकल्स का यूज करके हम मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करते हैं, ठीक है, मेल स्टेरिलिटी कॉज करते हैं। केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट सीएचएस का यूज करते हैं। सच केमिकल्स विच अफेक्ट द फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन प्लांट्स आर कॉल्ड केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट। सीएचएस क्या होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं, वैसे केमिकल्स को हम सीएचएस कहते हैं। इनका एग्जांपल है जैसे एमएच मैलिक हाइड्राजाइड, उसके बाद एनएए, बीटा एनए, FW450 मैंडोक कहते हैं, एथरेल, इथेफोन, आर्सेनिकल्स, हाइब्रेक्स, शेल, ये सारे एग्जांपल्स हैं सीएचएस के। सबसे पहले 1950 में मूरे एंड नेलर, इन्होंने मेल स्टेरिलिटी इंड्यूस किया था मेज में एमएच से, मैलिक हाइड्राजाइड का यूज करके। हाइब्रेक्स का यूज हो रहा है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वीट, हाइब्रिड वीट को कमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए यूएसए में 1982 से यूज हो रहा है हाइब्रिक्स का।
उसके बाद आर्सेनिक इनहिबिट्स रेस्पिरेशन इन एंथर्स वाया एंजाइम्स। आर्सेनिक जो होता है वो एंथर्स में रेस्पिरेशन को रोक देता है। एंथर्स में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो मेल गैमेट होता है उसके रेस्पिरेशन को रोक देता है। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, जैसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो इससे क्या होगा, मेल स्टेरिलिटी हो जाएगा। अगर मेल गैमेट अगर रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो वो स्टेराइल हो जाएगा। फिर इथेफॉन, इथरेल प्रोड्यूसेस एथिलीन विच इंटरेक्ट्स विद द प्लांट हार्मोन सिस्टम। उसके बाद जीए, जीए क्या था, उसके बाद राइस में जीए मेल स्टेरिलिटी प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है, तो जब एंथर डेवलप हो रहा होता है उस समय न्यूट्रिएंट के फ्लो को डिसरप्ट कर देता है, इंटरफेयर कर देता है। तो जब एंथर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाएगा तो पॉलन ग्रेन्स डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से पॉलन ग्रेन मेल गैमेट होता है तो वो मेल स्टेराइल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हाइब्रेक्स डिसरप्ट्स पॉलन डेवलपमेंट ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हाइब्रेक्स ये केमिकल क्या करता है, पॉलन डेवलपमेंट को डिसरप्ट कर देता है। ठीक है, विच लीड्स टू इरेगुलर एंड थिनर डिपोजिशन ऑफ एग्जाइम का डिपोजिशन हो जाता है और अल्टीमेटली पॉलन अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से केमिकल्स जो है वो मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। आपके बुक में ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक टेबल दिया हुआ है, एक बार इसको देख लेते हैं। तो दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, स्पर्म और ओवा दोनों का फ्यूजन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, फिर उससे एम्ब्रायो बनता है और फिर जो ऑफस्प्रिंग है वो डेवलप होता है। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं, उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स इनका फ्यूजन होता है। ठीक है, इट्स फ्यूजन डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो। उसके बाद इनके फ्यूजन से एम्ब्रायो डेवलप होता है। आफ्टर पॉलिनेशन, इसमें क्या होता है, जब पॉलिनेशन होता है द पॉलन ट्यूब फाइनली एंटर्स द ओव्यूल थ्रू अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल एंड डिस्चार्जेस टू स्पर्म्स इनटू एम्ब्रायो सैक। देखिए ये हमारा फ्लावर है, ये हमारा फिलामेंट है और ये एंथर है, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स है। तो क्या कह रहा है, जब पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन मतलब यहां से ट्रांसफर होकर के पॉलन ग्रेन्स यहां आ गया। ठीक है, स्टिग्मा में। आफ्टर पॉलिनेशन द पॉलन ट्यूब फाइनली एंटर्स द ओव्यूल, मतलब जो पॉलन ग्रेन्स का जो पॉलन ट्यूब है वो फाइनली एंटर करता है ओव्यूल में। ठीक है, यहां ओव्यूल में आ गया। पॉलन ट्यूब फाइनली एंटर्स द ओव्यूल थ्रू ए स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो यहां पे जो पोर है इसको क्या कहते हैं हम, माइक्रोपाइल। ठीक है, मैं एमपी लिख देता हूं। ठीक है, माइक्रोपाइल एंड डिस्चार्जेस टू स्पर्म्स इनटू एम्ब्रायो सैक। उसके बाद दो स्पर्म्स एम्ब्रायो सैक में डिस्चार्ज करते हैं। देखिए ये हमारा एम्ब्रायो सैक है ना, ये एम्ब्रायो सैक लिखा हुआ है। दो स्पर्म्स, जो पॉलन होता है वो दो स्पर्म्स इसमें डिस्चार्ज करता है। वन स्पर्म फ्यूजेस विद द एग सेल, एक स्पर्म एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, ये हमारा एग सेल, एक तो इसके साथ फ्यूज हो जाएगा और ये जाइगोट बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा, जाइगोट। दूसरा का क्या होगा, अदर स्पर्म फ्यूजेस विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दूसरा जो होगा, जो दूसरा स्पर्म होगा वो सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बना देगा हमारा, ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं जो कि एंडोस्पर्म बनाता है। जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है इसको कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ, इसमें क्या होता है, ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि फिर एंडोस्पर्म प्रोड्यूस करता है। एंडोस्पर्म मतलब जैसे आपने चना देखा है ना, ग्राम, उसमें क्या होता है, दो ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है, यहां पर जर्म होता है,
तो ये जो है जिसको हम लोग खाते हैं ना, ये वाला, ये होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का क्या होता है, ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। तो जो एम्ब्रायो जब डेवलप होते रहता है उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म। ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दूसरा है, उसमें दो टाइप्स होते हैं, एक वेजिटेटिव और दूसरा एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम या तो सप्रेस कर देते हैं या तो कंप्लीटली एब्सेंट होता है। ठीक है, इसको हमने पूरे डिटेल से पढ़ा है। सीड्स आर फॉर्म्ड बट एम्ब्रायोज आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कराते तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना। सीड्स फॉर्म होते हैं लेकिन एम्ब्रायो डेवलप नहीं होता है। ठीक है। अब इसके जितने भी टाइप्स हैं, एडवेंसियस एम्ब्रायोनी, गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस, एपोस्पोरी, डाइप्लोस्पोरी, ये सब हमने डिटेल से कवर किया है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आते हैं अपने वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसमें फ्यूजन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसमें जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीफ, स्टेम, वहीं से नया प्लांट बन जाता है। ठीक है। इसमें सबसे पहला है अंडरग्राउंड या मॉडिफाइड स्टेम्स। इसको देखते हैं। ये देखो, ये पोटैटो है। पोटैटो में क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसमें आपने देखा होगा जब भी आलू उगाना होता है तो उसमें जो ट्यूबर ऑफ पोटैटो होता है, ये देखो पोटैटो, उसमें अंडरग्राउंड ये ब्रांच होता है। इसी को हम क्या करते हैं कि इसको सेपरेट कर लेते हैं और सोइंग कर देते हैं उसका, और फिर वो धीरे धीरे प्लांट के जैसा ग्रो हो जाता है और उसके रूट से फिर पोटैटोज ग्रो होते हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स का। इसमें कौन कौन से होते हैं, पोटैटो हो गया, अनियन बल्ब, गार्लिक, ये गार्लिक है, ये अनियन है, इन सब में अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स, इसके थ्रू वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। उसके बाद सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम्स में जैसे रनर्स, सकर्स, स्टोलोन। रनर्स में क्या होता है, देखो यहाँ पर इसका जो यहाँ रूट होता है, यहाँ से एक रूट डेवलप होता है, फिर आगे बढ़ करके ये ऐसे मिट्टी से लग करके आगे बढ़ता है, फिर यहाँ पर जा करके एक और प्लांट बना देता है ना। ये रनर हो गया। सकर्स में क्या होता है, जो स्टेम थोड़ा सा यहाँ पे जो जमीन के अंदर होता है, सॉइल में होता है, वो ऐसे ग्रो करता है सॉइल के थ्रू और थोड़ा आगे जाने के बाद ऐसे निकल जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सकर। उसके बाद स्टोलॉन। स्टोलॉन में क्या होता है कि यहां पर से, नोड पर से, यहां रूट से एक, मतलब स्टोलॉन निकल जाता है यहां से और फिर ये नीचे गिर करके सॉइल को टच करता है और फिर यहां पर से जर्मिनेट होकर के नया प्लांट बन जाता है। तो ये किसके एग्जांपल है, सब एरियल मॉडिफाइड स्टेम्स के, रनर, सकर, स्टोलॉन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बल्बिल। बल्बिल क्या होता है, मॉडिफाइड फ्लावर्स। फ्लावर्स मॉडिफाइड होते हैं, इसके पहले वाले दोनों केस में स्टेम्स मॉडिफाई होते थे, इसमें फ्लावर्स मॉडिफाई होते हैं, विच डेवलप्स इनटू प्लांट्स डायरेक्टली विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। जो कि बाद में डायरेक्टली प्लांट बन जाते हैं विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। सीड नहीं बनता है, वो डायरेक्ट प्लांट बन जाते हैं फ्लावर्स मॉडिफाई होकर के। इनका एग्जांपल जैसे गार्लिक में, कार्डमम में, ये देखो ये है बल्बिल हमारा। ठीक है, ये आगे चलकर प्लांट बन जाएगा ये। उसके बाद है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जैसे स्टेम कटिंग, लेयरिंग, बर्डिंग, ग्राफ्टिंग, गूटी। देखिए कटिंग क्या होता है, जैसे ये प्लांट है ना, इसको हमने यहां से कट कर दिया और पानी में रखा, फिर सॉइल में रख दिया। ठीक है, ये फिर जो नीचे है यहां पर इसका रूट ग्रो हो गया, दिस इज कॉल्ड स्टेम कटिंग, जैसे रोज में करते हैं। उसके बाद बडिंग। बडिंग में क्या होता है, जैसे कि ये प्लांट है, इसका हमने एक बड कट करके और दूसरे प्लांट में इसको इंसर्ट कर दिया और फिर यहां से एक प्लांट को ग्रो करा लेते हैं, ये हो जाता है हमारा बडिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि इस तरह से हम काट करके ग्राफ्ट बनाते हैं और फिर ग्राफ्ट को इस स्टेम के ऊपर इंसर्ट करके फिर इसको ग्रो करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, गूटी। गूटी में क्या होता है कि इसको एयर लेयरिंग भी कहते हैं। जैसे ये हमारा ब्रांच है, यहां पर हमने मिट्टी लगा दिया और यहां पर देखो एक वाटर के सोर्स के लिए हमने ये बना दिया स्ट्रक्चर, यहां से इसको पानी भी जा रहा है। अब यहां पर क्या होगा, रूट ग्रो हो जाएगा। रूट ग्रो हो जाएगा तो इसको हम काट करके फिर दूसरे जगह इसी सोइंग कर देंगे, तो ये नया प्लांट बन जाएगा। इसको एयर लेयरिंग भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बच गया हमारा लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि ये हमारा प्लांट है, इसका एक जो ब्रांच था उसको हमने इस तरह से अरेंज कर दिया ताकि इसका ये जो पोर्शन है ये सॉइल के अंदर चला गया।
अब धीरे धीरे यहां पर रूट डेवलप हो जाएगा, है ना। जब रूट डेवलप हो जाएगा हम यहां से काट देंगे, ये एक नया प्लांट बन जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं हो रहा है वो सब, ठीक है। यहां पर प्लांट के पार्ट से ही एक नया प्लांट बन जा रहा है। दिस इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। आपके बुक में एक टेबल दी हुई है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचुरल मोड ऑफ पॉलिनेशन, मतलब कौन से क्रॉप में कौन सा मोड ऑफ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इसका एक टेबल दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। पहला सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप स्पीसीज, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन होता है मतलब ऐसा नहीं कि 100% सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसमें ज्यादातर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसमें 5% तक क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। इनको हम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप कहते हैं। इनका आपको नाम याद रखना है, जैसे वीट है, राइस है, बार्ले है, टोमेटो, ओकरा, इन सब का आपको नाम याद रखना है, किसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो ऐसा नहीं है कि पूरा क्रॉस पॉलिनेशन होता होगा, इसमें 20% तक सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जैसे मेज, बाजरा, लेग्यूम्स, वेजिटेबल में कॉलीफ्लावर, अनियन, ये सब है, ठीक है। तो इन क्रॉप्स का आपको नाम याद रखना है। उसके बाद है तीसरी कैटेगरी, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। ये कौन से होते हैं, जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन 5 टू 30% तक क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बाकी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो इनको हम ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कहते हैं, जैसे ज्वार, कॉटन, जूट, टबैको, ये सारे हैं, ठीक है। तो इन क्रॉप्स का आपको नाम याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि ये सेल्फ पॉलिनेशन वाले क्रॉप है या फिर क्रॉस पॉलिनेशन वाले या फिर अदर ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन वाले क्रॉप है, ठीक है। किसी तरह का डाउट हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया तो भी कमेंट करिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे अपने टीचिंग स्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, ताकि मैं और अच्छे तरीके से आपको टॉपिक समझा सकूं। तो दिस इज रोशन कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।